हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहित पर। और क्योंकि ये इस चैनल का पहला वीडियो है तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का वीडियो है अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति पर। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे और आज है पहला पार्ट। इसमें हम समझेंगे कि फ्रांस का रेवोल्यूशन था क्या और क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति आखिर थी क्या। तो ये 1789 से 1799 तक का एक बहुत ही उथल-पुथल भरा समय था, जब फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे और ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा रेडिकल थे। इस क्रांति के दौरान जो भी आइडियाज़ इंट्रोड्यूस हुए, वो इतने प्रोमिनेंट थे कि उनका इम्पैक्ट ना सिर्फ 19th और 20th सेंचुरी पर पड़ा, बल्कि वो 21st सेंचुरी को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस क्रांति की शुरुआत में फ्रांस में मोनार्क सिस्टम था, जिसको हम राजशाही व्यवस्था बोलते हैं। फ्रांस की जनता ने राजशाही सिस्टम को खत्म कर दिया और जो नोबल सिस्टम था, जिसको हम जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं, इसको भी उखाड़ फेंका। और तो और चर्च की ताकत को भी बहुत कम कर दिया और फ्रांस एक ट्रू रिपब्लिक के रूप में उभरा। लेकिन इस क्रांति के अंत में फ्रांस में मिलिट्री डिक्टेटरशिप लागू हो गई और मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा बन गया। कॉजेज। तो अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझें और ये जानने की कोशिश करें कि ये क्रांति आखिर हुई क्यों थी, तो वैसे तो हमें कई कारण नजर आते हैं, लेकिन अगर हम पूरी घटना को समराइज करें तो 4 कारण हमें समझ में आते हैं: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल। These are the 4 most dominant causes for the revolution. पॉलिटिकल कॉज। तो पॉलिटिकल कॉज को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि उस समय फ्रांस में रूल कौन कर रहा था। तो उस समय फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी का रूल था, लेकिन मैंने यहाँ बर्बन डेस्पॉट्स लिखा है। तो मैंने बर्बन डेस्पॉट्स क्यों लिखा है, इसे समझने के लिए हमें 1789 से करीब करीब 150 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब लुइस 14, जो कि ये लुइस 16 है जिनकी इस क्रांति में बलि दी गई, उनके दादाजी राजगद्दी पर बैठे। तो लुइस 14 के बारे में कहा जाता है ये एब्सोल्यूट टायरेंट थे, एक नंबर के तानाशाह। अगर आपके दिमाग में हिटलर आ रहा है तो जी हाँ, ये हिटलर के पिताजी थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दिया। पावर का सेंट्रलाइजेशन मतलब सत्ता की सारी शक्ति राजा के पास आ गई। इन्होंने अपने फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जो सामंत हुआ करते थे, मतलब राजा की शक्तियां बटी हुई रहती थीं सामंतों में। तो इन्होंने क्या किया, उन फ्यूडल लॉर्ड्स की शक्तियों को लिमिट कर दिया और सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। इससे क्या हुआ? राजा सर्वशक्तिमान हो गया फ्रांस में। इनके काल में फ्रांस ने बहुत लड़ाइयां लड़ी और बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उनको जीता भी। इसीलिए इनको फ्रांस के सबसे महान राजाओं में गिना जाता है। लेकिन इन युद्धों के कारण फ्रांस पर बहुत सारा डेट आ गया। फ्रांस कर्जे तले दब गया। लुइस 14 के बाद 1715 में लुइस 15 फ्रांस के राजा बने और ये 1774 तक फ्रांस के राजा रहे। इनके शासनकाल में भी फ्रांस पर और कर्जा बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक फेमस वॉर हुआ, जिसको हम जानते हैं 7 ईयर्स वॉर के नाम से। इस वॉर को फ्रांस इवेंचुअली हार गया। लेकिन भाई, युद्ध लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए होता है, तो इस युद्ध के कारण फ्रांस पर और भी कर्जा बढ़ गया था। अगर हम इसके अलावा बात करें तो ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। इनकी तानाशाही तो कम नहीं हुई, लेकिन क्योंकि सत्ता का केंद्रीकरण हो चुका था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो चुका था, तो उसको ये चला नहीं पा रहे थे अपने पिताजी की तरह। भाई, लुइस 14 वाज सच अ जीनियस कि वो पावर का सेंट्रलाइजेशन करने के बाद उसको चला भी पा रहे थे, लेकिन लुइस 15 इतने कैपेबल रूलर नहीं थे। 1774 में
लुईस 16 फ्रांस के राजा बने। ये वही लुईस 16 हैं जिनका फ्रांस की क्रांति के दौरान एग्जीक्यूशन हुआ था। ये अपने पिता या अपने दादा की तरह एक टायरेंट रूलर नहीं थे। ये एक वेल इंटेंशन्ड राजा थे जो चाहते थे कि कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएं। लेकिन उन रिफॉर्म्स को लाने के लिए जो बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये वो नहीं ले पाते थे। कई बार तो ये डिसीजन लेने के बाद बैक ट्रैक कर जाते थे, पीछे हट जाते थे। इनकी वाइफ जो ऑस्ट्रिया के राजा की बहन थी, मैरी एंटलेट, ये उससे बहुत प्रभावित थे। ये उसकी बहुत सारी एडवाइस मानते थे, लेकिन शी वॉज नॉट अ गुड एडवाइजर। उसकी एडवाइस पर इन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो अंत में गलत ही साबित हुए। इसके साथ साथ फ्रांस की उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि फ्रांस पर कर्जा लगातार बढ़ रहा था। भाई अब क्यों कर्जा बढ़ रहा है? अब तो कोई फ्रांस वॉर भी नहीं लड़ रहा था। जी हाँ, वॉर नहीं लड़ रहा था, लेकिन 7 ईयर्स वॉर में फ्रांस की हार के बाद जो किरकिरी हो रही थी उसका बदला लेने के लिए फ्रांस ने अमेरिकन को फंड किया उनके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। तो इससे फ्रांस को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अमेरिकन तो आजाद हो गए, लेकिन उसका इकोनॉमिक बर्डन किसने उठाया? फ्रांस ने उठाया। ये महल देख रहे हैं आप, ये है पैलेस ऑफ वर्साई। बहुत भव्य है। इसके अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। इसके गार्डन देखिए, कई गार्डन हैं इसमें और बहुत विशाल गार्डन है, कई एकड़ में फैले हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लुईस 16 के बहुत सारे डिसीजन गलत साबित हुए, तो उसके डिसीजन गलत होने का एक प्रमुख कारण ये महल भी था। अब आप कहोगे कि डिसीजन गलत होना और ये महल, समझ में नहीं आ रहा है कनेक्शन। तो देखिए कनेक्शन तो था। देखिए, फ्रांस का राज परिवार पहले पेरिस में रहा करता था, पर शायद पेरिस का तब पॉपुलेशन कंपैरेटिवली ज्यादा रहा होगा, तो राज परिवार को वहां घुटन होने लगी। तो उन्होंने अपने लिए एक महल बनवाया और पेरिस से थोड़ा दूर जंगलों में बनवा लिया। अब महल तो भव्य था, लेकिन अपनी प्रजा से राज परिवार को दूर होना पड़ा इसके लिए। तो ये जमीनी हकीकत से कट गए। फ्रांस की जो खराब इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको ये राज परिवार समझ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए इनके ज्यादातर डिसीजन गलत हो रहे थे। सोशल कॉज। तो सोशल कॉज को समझने के लिए हमें फ्रांस की सोसाइटी को समझना होगा। उस समय फ्रांस की सोसाइटी 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। यहाँ एस्टेट का मतलब कैटेगरी है। तो फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी आ जाते थे। क्लर्जी मतलब चर्च से जुड़े लोग, जैसे पादरी। इनका पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रहा होगा और ये फ्रांस के 10% लैंड पर अधिकार रखते थे। सेकेंड एस्टेट में नोबैलिटी या फ्यूडल्स, या हम हिंदी में कहें बड़े जमींदार आते थे। इनका पॉपुलेशन 4 लाख के अराउंड रहा होगा और ये फ्रांस के 25% लैंड पर अधिकार रखते थे। थर्ड एस्टेट में फार्मर्स, आर्टिशन, ट्रेडर्स, वर्कर्स, लॉयर्स, ये सब आते थे। इनका पॉपुलेशन फ्रांस का 95% था। अब अगर हम टैक्स की बात करें तो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग टैक्स के लिए नियम बनाते थे। ये कोई टैक्स नहीं देते थे। सारे टैक्स का बर्डन थर्ड एस्टेट पर ही आता था। ऊपर से फार्मर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी। इन्हीं थर्ड एस्टेट में जो लॉयर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स बेसिकली मार्चेंट रहे होंगे क्योंकि उस समय समुद्री व्यापारी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। इनका इकोनॉमिक कंडीशन कंपैरेटिवली ठीक था जो फार्मर्स हैं या वर्कर्स हैं उनसे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उस समय फ्रांस की सोसाइटी में बहुत ज्यादा असमानता थी। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग जिनके पास बहुत वेल्थ है और जिनकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जीरियस है, वो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। वहीं पर जो थर्ड एस्टेट है, जो फाइनेंशियली
बहुत कमजोर है, सारे टैक्स का बर्डन उसी के ऊपर है। तो इस बात का पब्लिक में बहुत गुस्सा था। इसके साथ साथ जो थर्ड एस्टेट में बोर्जवासी, जो जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, इसका उदय हो रहा था। इसमें ट्रेडर्स, लॉयर्स और पब्लिक ऑफिशियल्स आते हैं। ये लोग इकोनॉमिकली तो ठीक ठाक थे ही, ये लोग पढ़े लिखे भी थे। तो इन्होंने फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिलने वाले प्रिविलेजेस, जो स्पेशल राइट्स हैं, उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि इनको इतने ज्यादा विशेषाधिकार क्यों मिलते हैं। एक और बिंदु है, जो अर्बन लेबर थी, जो फैक्ट्री वर्कर थे, उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत खराब थी। वो लोग काम करते थे फैक्ट्री में, लेकिन उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। एक छोटी सी जगह में जहां 10 लोग नहीं रह सकते, उसमें 50 से 100 लोगों को भर दिया जाता था। जिससे क्या हुआ, उनको बहुत सारी हेल्थ हैजार्ड हो गए, बहुत सारी बीमारियों ने जन्म लिया, जिससे कई सारे वर्कर बीमारियों से ही मर जाते थे। तो इस वर्किंग क्लास में इस बात का गुस्सा बहुत भरा हुआ था। इकोनॉमिक कॉज, फ्रेंच रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने वाला सबसे बड़ा कारण यही था। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि खाने पीने का सामान आम जन की पहुंच से बहुत दूर हो गया था। बेसिकली फ्रांस में अनाज की कमी हो गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था? इसके मल्टीपल रीजन हैं। देखिए, 18th सेंचुरी की शुरुआत में फ्रांस की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी और 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन 2 करोड़ 80 लाख हो गई। यानी फ्रांस की पॉपुलेशन 40% बढ़ गई। लेकिन ना तो कृषि योग्य भूमि बढ़ी फ्रांस में, और ना ही कृषि में कोई इनोवेशन हुआ, जिससे अनाज का उत्पादन उतना ही रहा। दूसरा कारण, 1789 के आसपास के वर्षों में जो फसल होती भी थी, वो खराब हो जाती थी। कभी ज्यादा सर्दी पड़ गई, कभी तेज बारिश हो गई और कभी सूखा पड़ गया, जिसके कारण खेती कम ही हो रही थी। और तीसरा कारण था, 16th और 17th सेंचुरी में फ्रांस ने जो वॉर लड़े थे, उसके कारण फ्रांस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था और उसके डेट रीपेमेंट भी करने पड़ते थे। तो इनफैक्ट 1789 के साल फ्रांस के नेशनल बजट का आधा हिस्सा डेट रीपेमेंट में ही चला गया था। तो इसके कारण फ्रांस के राजतंत्र पर इतनी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होती थी कि वो बाहर से अनाज को आयात कर लें। तो अब क्या हुआ, फूड शॉर्टेज हो गई। तो फूड शॉर्टेज हो गई, खाने पीने का सामान इतना ज्यादा महंगा हो गया कि आम जन की पहुंच से दूर हो गया। अब इससे क्या होगा, भुखमरी हो जाएगी, और जब भुखमरी होगी तो जनता में राजतंत्र के प्रति आक्रोश व्याप्त हो जाएगा, और बाद में इसी आक्रोश ने क्रांति का रूप ले लिया। इंटेलेक्चुअल कॉज, तो 18th सेंचुरी में साइंस में बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे थे, नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, रैशनल थिंकिंग पर जोर दिया जा रहा था, और कई सारे फिलोसोफर्स आ रहे थे अपने नए नए विचारों को लेकर। कुछ फेमस फिलोसोफर्स हैं, जैसे जॉन लॉक, जीन जेक रूसो, इमैनुअल कांत, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर। इनमें से मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर दोनों ही फ्रेंच थे। तो इन विचारकों के, इन फिलोसोफर्स के विचार बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे। जैसे रूसो के अनुसार, रूसो ने जो विचार दिया था वो था पीपल्स सोवेरेनिटी, मतलब जनता की सर्वोच्चता। तो रूसो ये मानते थे कि जनता सर्वोपरि है और कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले जनता से पूछना चाहिए। इनफैक्ट उनके अनुसार अगर कोई क्राइम करता है तो उसे कोर्ट ना ले जाया जाए, जनता के सामने पेश किया जाए और जनता डिसाइड करेगी कि उसके साथ क्या करना है। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। इसे हम आज भी फॉलो करते हैं। इसके अनुसार जो भी राजतंत्र है, जो भी राजा का डिसीजन है, उसमें चर्च का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से वॉल्टेयर ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी विचार दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। इतना ही नहीं, इन इंटेलेक्चुअल्स ने जो किंग्स राइट टू रूल है,
जो उनको मैंडेट ऑफ गॉड, मैंडेट फ्रॉम गॉड वो बोलते थे, उसको भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भगवान ने तुमसे कब कहा कि हम पे रूल करो। और उन्होंने चर्च के रोल को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। इन इंटेलेक्चुअल की जो बातें थीं वो थ्रू न्यूज़पेपर, बुक्स और सैलून के माध्यम से आम जन तक पहुंच रही थीं और आम लोग उनसे प्रभावित भी हो रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का घटनाक्रम हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, एंड प्लीज़ like this video and do subscribe my channel. Thank you.